नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की मुख्य खबरों पर। नुकसान की भरपाई सरकार करेगी, मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना राशि बढ़ी, मिट्टी परीक्षण की आवश्यक सावधानियां, चने को कीटों से बचाएं और तरबूज की उन्नत खेती। और अब खबरें विस्तार से। नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। पिछले सप्ताह प्रदेश के कई जिलों में ओला एवं बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार प्रभावितों की जिंदगी तबाह नहीं होने देगी। संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ खड़ी है। फसलों की क्षति का तत्परता से आकलन करवाया जाएगा और किसानों को जल्द से जल्द राहत मुहैया करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना जिले के बामौर में ओला प्रभावित किसानों की फसलों का निरीक्षण करने के बाद यह बात कही। राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना में सहायता राशि में वृद्धि की है। योजना में दुर्घटना में किसान की मृत्यु होने पर 4 लाख की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने गत 4 दिसंबर को जम्बूरी मैदान में जन कल्याण प्रशिक्षण शिविर में मुख्यमंत्री कृषक सहायता योजना की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने की घोषणा की थी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने घोषणा के पालन में सभी जिला कलेक्टरों को दिए निर्देश में कहा है कि मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना 2008 में किए गए संशोधन के अनुसार अब किसानों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बढ़ी हुई राशि 4 लाख रुपए आदेश दिनांक से दी जाए। योजना की शेष शर्तें पूर्व में जारी पत्रानुसार होंगी। राज्य कृषि विपणन बोर्ड के प्रबंध संचालक राकेश श्रीवास्तव ने योजना का जिले में व्यापक प्रचार प्रसार करने को भी कहा है। मिट्टी परीक्षण के लिए जिस खेत में नमूना लेना हो उसमें जिग-जैग प्रकार से घूमकर 10 से 15 स्थानों पर निशान बना लें, जिससे खेत के सभी हिस्से उसमें शामिल हो सकें। चुने गए स्थानों पर ऊपरी सतह से घास फूस, कूड़ा करकट आदि हटा दें। इन सभी स्थानों पर 15 सेंटीमीटर गहरा वी आकार का गड्ढा खोदें। गड्ढे को साफ कर खुरपी से एक तरफ ऊपर से नीचे तक 2 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की तह को निकाल लें तथा साफ बाल्टी या ट्रे में डाल दें। एकत्रित की गई पूरी मिट्टी को हाथ से अच्छी तरह मिला लें तथा साफ कपड़े पर डालकर गोल ढेर बना लें। अंगुली से ढेर को 4 बराबर भागों की मिट्टी अलग हटा दें। अब शेष 2 भागों की मिट्टी पुनः अच्छी तरह से मिला लें व गोल बनाएं। यह प्रक्रिया तब तक दोहराएं जब तक लगभग आधा किलो मिट्टी शेष न रह जाए। सूखे मिट्टी नमूने को साफ प्लास्टिक थैली में रखें तथा इसे एक कपड़े की थैली में डाल दें। नमूने के साथ एक सूचना पत्रक जिस पर समस्त जानकारी लिखी हो एक प्लास्टिक की थैली में अंदर तथा एक कपड़े की थैली के बाहर बांध दें। अब इन तैयार नमूनों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला भेजें। चने की फसल को फली भेदक कीट से सबसे ज्यादा हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए कीट भक्षी चिड़ियों के बैठने के लिए फसल में 3 फुट लंबी टी आकार की खुटियां लगाना चाहिए। इन पर पक्षी बैठकर सुंडियों को खाते जाते हैं। तरबूज जायद मौसम की प्रमुख फसल है। इसकी खेती मैदानों से लेकर नदियों के पेटे तक सफलतापूर्वक की जा सकती है। तरबूज की खेती के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्तम माना जाता है। तरबूज की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसके लिए बलुई, दोमट, कछारी मिट्टियां अच्छी होती हैं। नदियों की रेतीली भूमि में फसल की पैदावार अधिक तथा फसल अपेक्षाकृत जल्दी तैयार होती है। तरबूज की उन्नत किस्में शुगर बेबी, अर्का ज्योति, दुर्गापुरा केसर, अर्का मानिक, अर्का मुथु, पूसा वेदना एवं अर्का ऐश्वर्या लगाकर अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। अच्छी फसल के लिए तरबूज की बुआई फरवरी से मार्च तक कर देनी चाहिए एवं अच्छी उपज के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी। चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना। हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने। हर शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। होगी बदलाव की अब शुरुआत, सुधरेंगे तेरे हालात। मत हार मान तू, है देश की शान तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। बढ़ा कदम तू वीर के जैसे, तूफान बड़े देखे ऐसे। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू। कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, रबी फसलें लगभग 3/4 रास्ता पार कर चुकी हैं और अब 1/4 अगर आप अच्छे से निकाल लिया तो क्या खुशी की बात है। लेकिन फिर भी खेती में हमेशा समस्याएं तो आती ही हैं। अभी भी कुछ ना कुछ समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं, हालांकि खेत एकदम हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या समाधान है, ये सारी जानकारी लेकर आए हैं आज रायसेन के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर स्वप्निल दुबे। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर स्वप्निल। नमस्कार। नमस्कार। और किसान भाइयों की ओर से हम आपसे प्रश्न करना चाहेंगे, लेकिन किसान भाइयों आप भी सीधी बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर स्वप्निल से। फ़ोन नंबर आपको पता ही है, एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं 1800-233-0040 और भोपाल का कोड 0755 के साथ 266-0041 फ़ोन कीजिए और अपनी समस्याओं के जवाब प्राप्त कीजिए डॉक्टर स्वप्निल दुबे से। डॉक्टर साहब, क्या स्थिति चल रही है, कैसी हैं रबी फसलें? इस समय प्रदेश में सभी फसलें अच्छी हैं। मुख्यतः गेहूं, चना, मसूर, तिवड़ा, कई क्षेत्रों में जो है मसूर की जो है कटाई भी प्रारंभ हो चुकी है और इस समय फसल जो है काफ़ी अच्छी है और इस साल जो है उत्पादन और अच्छा होने की संभावना है। चलिए, बहुत अच्छी खबर आपने सुनाई कि लगभग सभी फसलें अच्छे हाल से गुजर रही हैं। जो कुछ हो गया छुटपुट नुकसान वो हो गया, लेकिन बाकी सब ठीक चल रहा है। किसान भाइयों, आप केवल किसानी की नहीं, उद्यानिकी फसलों की भी, फल फूल सब्जियों की भी बात आज के कार्यक्रम में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत अनुभवी कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, एक बात ज़रूर है कि गेहूं में
कुछ नई समस्याएं जड़ माहू के रूप में आ रही हैं। और जड़ माहू एक ऐसी है कि दीमक भी वहाँ लग रही है, जड़ माहू भी लग रही है, तो अंतर भी समझ में नहीं आता और किसान भाई कुछ उपचार करने लगते हैं। हमें स्पष्ट अंतर के साथ उसका उपचार बताइएगा। देखिए, दीमक की समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादा आती है जहाँ पे असिंचित क्षेत्र है या जहाँ पानी की कमी है, या जहाँ पे कच्चे गोबर के खाद का उपयोग किया है। तो जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ पे दीमक की समस्या ज़्यादा आती है, और जहाँ पे पानी पर्याप्त है और अच्छी किस्मों का उपयोग कर रहे हैं वहाँ पे दीमक की समस्या बहुत कम आती है। और जड़ माहू के लिए हम बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि यदि हम गेहूँ के पौधे को उखाड़ें और जड़ों को देखें तो जड़ों में नीचे जो है सफ़ेद हमको फंगस दिखती है, जिसको हम जड़ माहू कहते हैं। तो जहाँ पे जड़ माहू का प्रकोप आ रहा है तो वहाँ किसान भाई इमीडाक्लोप्रिड दवाई आती है 17.8 SL के नाम से, तो इसका उपयोग कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ या 500 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और जहाँ पे दीमक का प्रकोप हो रहा है तो वहाँ पे क्लोरपायरिफास दवाई 20 cc आती है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं 1.25 से 1.5 लीटर एकड़ के हिसाब से। तो इस तरीके से दीमक और जड़ माहू को आसानी से हम नियंत्रित कर सकते हैं यदि उसमें हमने पहचान कर ली तो इसका पहचान कर ली। बात मैं वही पूछने वाला था कि पहचान कैसे करें डॉक्टर साहब? जी, पहचान का बड़ा आसान सा तरीका है। जब हम जड़ों को उखाड़ के देखेंगे तो यदि उसमें जड़ माहू होगी तो पत्तियां हमको जो है रस चूसती हुई, पत्तियां हमको सुखड़ी हुई दिखेंगी और नीचे जड़ माहू दिख जाएगी हमको, तो इससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं। पत्तियां सूख रही हैं, अगर पूरा पौधा सूख रहा है तो दीमक, जी, और पत्तियां सूख रही हैं तो जड़ माहू का प्रकोप है। तो उसके लिए उचित जो है जैसे इमीडाक्लोप्रिड है, थायोमेथाक्साम है, किसी भी एक दवा का हम छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, गेहूँ की ही हम बात करें, सिंचाई का समय भी है अभी कुछ जो देर से बोया गया है गेहूँ, उसमें तो सिंचाई भी करना होगी, टॉप ड्रेसिंग भी करना होगी। जी, कब और कैसे करें? दंत स्वरूप मिश्रा जी फोन पर आ गए इस बीच में। मिश्रा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे आपका क्या सवाल है? मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश बाराबंकी गाँव बसोली पर। जी। मैं जानना चाहता हूँ, हम 2 प्रकार से कार्य करते हैं सामायिक खेती में। एक तो जब खेत खाली होते हैं तब उसमें हम सामायिक कार्य करते हैं, दूसरा जब फसल लगी होती है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हरित क्रांति को लाने वाला जो किसान मजदूर है पनप न पाया, इधर से मौसम से मजबूर है। सब करने के बाद जब मौसम खराब होता है, ओला गिर जाती है, पानी गिरा मेरी पूरी फसल के ऊपर, उस समय हमको कौन सी फसल तलाश कर लेनी चाहिए जिससे हमारा भरपाई हो सके? जी डॉक्टर साहब, बाराबंकी के किसान है मिश्रा जी और लगातार हर प्रोग्राम को बड़े ध्यान से देखते हैं और प्रश्न करते हैं। इनका सवाल यह है कि अगर कभी प्राकृतिक प्रकोप आ जाते हैं, जैसे अभी भी हमने देखा, जी, तब हमारे पास विकल्प क्या होता है? जी, जैसे इस समय हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि अपने प्रदेश में कई जगह पाला का असर आया, तुअर की फसल में नुकसान आया या हमारे तुअर के खेत खाली हो गए। तो जहाँ पे तुअर के खेत खाली हो गए हैं और यदि हम फसल लेने की बात कर रहे हैं तो ग्रीष्मकालीन हम भिंडी का जो है कर सकते हैं, जिसमें VRO6 है, VRO5 है, परभनी क्रांति है। और यदि फरवरी के अंत तक हम यदि रुक जाएं तो मार्च के सप्ताह से हम ग्रीष्मकालीन मूंग का उपयोग कर सकते हैं, जो एक अच्छा विकल्प है हमारे क्षेत्रों में। और मिश्रा जी, पिछले कार्यक्रम में भी जब हमारी ये बात हुई थी तो हमारे विशेषज्ञ ने यही कहा था कि अगर खेत पूरी तरह से ख़त्म हो गया है या उस पर कोई फसल नहीं है और संभावना नहीं है अच्छे उत्पादन की, तो हमें ज़रूर से वैकल्पिक फसल लेना चाहिए, क्योंकि कई सारे फसलें हैं, सब्जियां भी हैं जिनको किसान भाई ले सकते हैं। कद्दू वर्गीय, जैसे इस समय कद्दू वर्गीय हमारी फसलें हैं, ककड़ी है, कुमड़ा है, लौकी है, गिलकी है जी, इसका भी उपयोग जो है लगाया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, क्या अच्छा होगा कि प्लास्टिक की थैलियों में अगर लगाती हैं और हाँ, आजकल तो जो नई तकनीक आ रही है, पॉलीथीन की थैलियों में जो है पौध जो है उसको आसानी से हम जो है कंट्रोल अवस्था में, नियंत्रित अवस्था में उसको उगा लेते हैं, और जिससे उसका समय भी बचता है और उसको खेत में हम लगाते हैं तो 15 से 20 दिन पहले जो है हम बचा सकते हैं। जी, और हम बात कर रहे थे कि गेहूं में हमको सिंचाई भी करना है और उर्वरक प्रबंधन भी करना है, कैसे करें और कब करें? गेहूं में जहाँ पे जो है देर से बोई गई फसलें हैं, जैसे दिसंबर के अंत तक यदि बोई गई फसलें हैं, तो उनमें जहाँ पे गबोट की अवस्था आ रही है तो गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं का किसान भाई विशेष ध्यान रखें। गबोट अवस्था बहुत क्रांतिक अवस्था होती है, इसके बाद जब फूल निकलता है और दाना पड़ता है, तो इन अवस्थाओं में यदि पानी के पर्याप्त साधन हैं तो सिंचाई व्यवस्था अवश्य करें। साथ ही जो है नीम लेपित यूरिया का उपयोग जो है हमको करना है, तो 30 से 40 किलो प्रति एकड़ की दर से हम नीम लेपित यूरिया का छिड़काव करें। और जहाँ पे पानी के साधन कम है वहाँ पे उत्पादन प्रभावित यदि ना हो, उसके लिए हम जो है जैसे NPK 18-18-18, NPK 19-19-19 आता है, तो 1 किलोग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करें। और साथ में सल्फर घुलनशील भी आता है, घुलनशील सल्फर 80% WP,
तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं 500 से 1 किलोग्राम एकड़ में। तो इससे जो है यदि हम फोलियर स्प्रे जिसको कहते हैं घोल बना के छिड़काव करेंगे तो इससे भी हमारी फसल में ताकत होगी। डॉक्टर साहब, ये जो परिवर्तन आया है कि हम पहले कहते थे टॉप ड्रेसिंग यानी यूरिया, वो उठा के 1 बोरी यूरिया डाल दिया और टॉप ड्रेसिंग हो गई, लेकिन अब आपने कहा कि तीनों तत्व और वो भी पर्णी छिड़काव के जरिए छिड़काव घोल बना के छिड़काव करें। तो ये जो परिवर्तन आया है ये क्या किस तरीके से फायदा देता है फसल को? ये क्योंकि जब हम खाद की बात करते हैं, जब टॉप ड्रेसिंग की बात करते हैं, खेत में भुरकाव की बात करते हैं, तो हमारा खाद मिट्टी में जाता है, फिर जड़ों से पौधों तक पहुंचता है। पर चूंकि लगातार हम देख रहे हैं खेती में काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही हैं, खाद कम हो रहा है, खाद नहीं आ पा रहा है, कई दिक्कतें हैं, तो इसमें घोल बना के इसमें कम मात्रा में जब हम घोल बना के किसान भाई हमारा छिड़काव करता है तो पौधे की पत्तियों में जो है खाद जाता है और उससे जो उनका फूड मटेरियल बढ़ता है उत्पादन में वृद्धि होती है। तो कम लागत में अधिक उत्पादन की बात यदि हम करें तो घोल बना के हम छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों को हम फिर से बता दें कि डॉक्टर स्वप्निल दुबे हमारे साथ हैं और आप फ़ोन से सीधे प्रश्न करके और उनसे जवाब ले सकते हैं, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, चने की फसल अब कहीं तो कट रही है, लेकिन जो देर से बोई गई हुई है वहाँ कहीं कहीं पे इल्ली और दूसरे रोगों का प्रकोप भी उकटा भी परेशान करता है, इल्लियाँ भी परेशान कर रही हैं। जी। तो कैसे बचाव करें, कैसे सुरक्षित करें? चने में हमेशा किसान भाई हमारे ध्यान रखें कि चने में यदि हमको कीट नियंत्रण करना है तो हम समन्वित कीट नियंत्रण पर जाएं, वनस्पत रासायनिक जैविक के अंतर्गत। तो इसमें हम जैसे पहले कहते हैं टी आकार की खूंटी, जैसे ही हमारी चना की बोनी होती है 20 से 25 दिन के चना में जगह जगह हम जो है डंडियाँ गाड़ दें, उस पर हमारा पक्षी बैठेगा और कीट को नियंत्रण करेगा। दूसरा हमारा NPV वायरस आता है, ये भी एक बहुत अच्छा जैविक जो है उत्पाद है, 250 एली मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से, या नीम ऑयल है, इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं 1 से 1.5 लीटर पर एकड़ की दर से। उसके बाद हम जो है रासायनिक पे जाएं तो यदि छोटी इल्ली जिन क्षेत्रों में आ रही है तो जैसे क्विनालफास इसका हम उपयोग कर सकते हैं, या क्लोरपायरीफास 20 cc का उपयोग कर सकते हैं 1.5 लीटर हेक्टेयर के हिसाब से। और जहाँ पे बड़ी इल्ली का प्रकोप हो रहा है वहाँ पे प्रोफेनोफास 50 cc मात्रा 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। तो यदि समन्वित हम जो है कीट नियंत्रण की बात करें तो टी आकार की खूंटी है, फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है, और उसके बाद कोई एक स्प्रे। तो इस तरीके से हम कम लागत में जो है चने की इल्ली को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। छोटे उपाय काम नहीं दे तो रसायन पे जाना है, क्लोरोपायरीफास का प्रयोग करना है, छोटी इल्ली है तो बड़ी इल्ली तो प्रोफेनोफास का उपयोग करना है। ये आपकी सलाह थी। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें जिंक की, जस्ते की कमी भी गेहूं में कहीं कहीं देखी जा रही है डॉक्टर साहब, जी। कैसे, अगर अब क्या प्रयोग कर सकते हैं? जिंक तो फसल तो काफ़ी बड़ी हो गई है, फसल काफ़ी बड़ी हो गई है, तो आगे हमारे किसान भाई ध्यान में रखें कि जैसे हम जिंक की बात करते थे कि जब हमारा धान गेहूं फसल चक्र है या जहाँ पे जिंक की कमी आ रही है, तो जिस समय गेहूं की बुआई हो रही है उस समय जिंक सल्फेट खाद आता है 21% और 33%। तो 21% यदि उपलब्ध हो तो 10 किलोग्राम एकड़ की दर से उपयोग कर सकते हैं, और 33% है तो 5 किलो। पर इस समय चूँकि हमारी फसलें लगभग 60, 70, 80 दिन की हो चुकी हैं, तो जिंक की जो कमी आती है तो जो पुरानी पत्तियां उस पर हमको इसके लक्षण दिखेंगे और पत्तियों पे लाल लाल से धब्बे दिखाई देंगे। तो यदि अधिक मात्रा में हमको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो हम घोल बना के, तो जो चिलेटेड जिंक आता है मार्केट में उसका 200 ग्राम जो है मात्रा 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में हम घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। तो हम फोलियर स्प्रे के माध्यम से जिंक की पूर्ति करेंगे और हमारा गेहूं जो है अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर साहब, एक और बहुत बड़ी समस्या खेतों में इस समय आ रही है और आती ही है, वो है मुसवा, चूहा या मूषक राज की। जी है ना, कैसे नियंत्रण किया जाए इस समस्या को? ये जहाँ पे पानी के साधन कम है, असिंचित क्षेत्र है, और कई जगह भी हम देखते हैं, तो जहाँ पे चूहों द्वारा नुकसान आता है तो उसके लिए किसान भाई अपने खेत की मेड़ की चारों ओर देखें, निगरानी करें कि कहाँ उनके जो है चूहों के बिल हैं। शाम के समय में मिट्टी का गीला लौंदा बनाएं और जगह जगह जो छिद्र हैं उनको जो है बंद कर दें। अगले दिन सुबह फिर देखें कि कहाँ पे वो छेद खुले हैं तो वहाँ पे चूहों के बिल हैं। तो पहले हमें चूहों के बिल की पहचान करनी है। उसके उपरांत हमको सादा चारा, जो घर में हमारा पुराना अनाज, सोयाबीन रखा है, चना रखा है, गेहूँ रखा है, चावल, जो भी पुराना अनाज रखा हो उसको रात भर फुला के रख दें और 1 से 2 दिन तक जो है सादा चारा डालें और तीसरे से चौथे दिन फिर जिंक फास्फाइड मिला हुआ चारा का उपयोग कर लें, तो हमारे चूहे जो है आसानी से नियंत्रित हो सकते हैं। मतलब चालाक तो वो है, लेकिन आपको उससे ज़्यादा चालाक बनना पड़ेगा। जी डॉक्टर साहब, मूंग और उड़द की फसलें, इसमें
पीला मोज़ेक आती है, भिंडी की फसल जी। अभी भी लगी हुई है, लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, पीला मोज़ेक आते ही है। जी। पीले मोज़ेक का नियंत्रण किस तरह से किया जाए, क्या सावधानियां हम रखें कि उस रोग से? किसान भाई, ये बहुत ही समसामयिक अब जो है प्रश्न है समय का, क्योंकि अभी हमारे कई क्षेत्रों में किसान भाई ग्रीष्मकालीन भिंडी है, मूंग है, उड़द की इसकी बुआई करेंगे और हर साल पीला रोग आता है। तो पीला रोग में आपने देखा होगा कि शुरुआत में कुछ पौधे की पत्तियां जो है पीली होती हैं और धीरे जिस खेत में पीला रोग आता है उसमें सफ़ेद मक्खी का काफ़ी प्रकोप आता है। तो इसके लिए सफ़ेद मक्खी का भी नियंत्रण करना है, साथ ही बीजोपचार। यदि हमने बीज का बीजोपचार कर लिया तो उसके लिए थायोमिथाक्साम दवाई आती है, थायोमिथाक्साम 30 FS, मात्रा 10 ml प्रति किलो बीज। थायोमिथाक्सान किसान भाई नोट कर लें, 30 FS के नाम से 10 ml मात्रा जो है प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करना है, या इमीडाक्लोप्रिड 48 FS, ये 1.25 ml मात्रा हमको लगेगी। तो दोनों में से यदि किसी एक दवा से आपने उपचारित कर दिया तो आपका पीला रोग शुरुआत में 15 से 25 दिन तक नहीं आएगा। और जैसे ही आपको पीला रोग दिखता है तो 4 से 8 पौधों में दिखेगा, पत्ती को उखाड़ के, पौधे को उखाड़ के आप नष्ट कर दें और तुरंत सफ़ेद मक्खी के नियंत्रण के लिए जैसे इमीडाक्लोप्रिड है, थायोमिथाक्साम है, इथोफेन प्रॉक्स है, किसी भी एक उपयुक्त दवा का जो है उपयोग करके इस सफ़ेद मक्खी को नियंत्रित कर लें। और डॉक्टर साहब साथ साथ ये भी बता दें कि खरपतवार नियंत्रण करें, नहीं तो वो रोग कहीं और पल रहा होगा और परेशान यहाँ करेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे खेत के आसपास का कचरा है, खरपतवार यदि रहेगा तो ये पीला रोग, और क्योंकि सफ़ेद मक्खी जो है काफ़ी बढ़ जाती है, तो कचरा नियंत्रण भी हमको करना आवश्यक है। आसपास फसल को हमको जो है साफ़ सफाई रखनी है, कचरा को नियंत्रित रखना है। डॉक्टर साहब, आम में मोर आने लगे हैं, जी है ना, अब हम फागुन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आम का मौसम आ रहा है, लेकिन कभी माथे बन जाते हैं, कभी फल गिर जाते हैं, मोर गिर जाते हैं। जी। कैसे बचाव करें? हाँ, इसमें 2-3 समस्या आम में आती हैं। जैसे माथे बनना है तो उसमें हम देखते हैं कि आम का जो बौर है वो गुच्छे में परिवर्तित हो जाता है, काला पड़ जाता है। तो ऐसे गुच्छों को काट के हमारे किसान भाई अलग कर दें, और उसमें NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड जो है ये आता है, ये मार्केट में उपलब्ध है। तो इसका हमको घोल बना के छिड़काव करना है। तो 200 ml मात्रा को हम जो है 10 लीटर पानी में घोल के इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो जो माथा बनने की समस्या है इसको हम जो है पूर्णतः नियंत्रित कर सकते हैं। NAA करके आपने दवा बताई है, इसका अगर छिड़काव करेंगे तो बचा सकते हैं जी। और अच्छा अगर फलोत्पादन लेना है, हम सिर्फ आम ही की क्यों बात करें, इस समय जो भी फल आते हैं जी। उनका अच्छा उत्पादन लेना है तो तब क्या बातों का ध्यान रखें? हाँ, उसमें किसान भाई ध्यान रखें कि जैसे आम में बौर आ रहा है तो जब बौर आता है उस समय ज़्यादा पानी न दें। ज़्यादा पानी देने से क्या होता है, नमी अधिक हो जाती है और जो है झड़न की समस्या आती है। तो एक इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, जब हमारा आम है या दूसरा फल है तो उसमें जो मटर के दाने के आकार के होते हैं फल, उस समय प्लानोफेक्स एक दवाई आती है, उसका भी हम छिड़काव कर सकते हैं। तो 4 ml मात्रा जो है 10 लीटर पानी में घोल बना के हर 15 दिन में 2 बार यदि छिड़काव कर दें तो जो छोटे फल वृक्षों के काम समस्या रहती है कि साहब फल कम गया, फल झड़ गया या फूल झड़ गया, तो प्लानोफेक्स दवाई जो है उसमें कारगर होती है। डॉक्टर साहब एक फ़ोन ले लेते हैं। कुलराज सिंह हरदा के किसान भाई हैं और हमसे बातचीत करना चाहते हैं। कुलराज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, प्रश्न कीजिए। सर जी, जी, मेरा प्रश्न ये है कि लाल तुअर मैंने काट ली है, अब उड़द या मूंग बोना चाहता हूँ तो उपयुक्त समय पूछ रहा था आपसे। मैं अभी खेत बखर तैयार कर दिया है। ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए, उड़द के लिए उपयुक्त समय जो है फरवरी लास्ट और मार्च के पहले महीने से जो है हम जो है बुआई कर सकते हैं। इसमें उन्नत किस्म जो है जैसे PDM 139 सम्राट करके, हम 9 है, हम 12 है, और एक बहुत नई किस्म आ चुकी है, यदि इसका बीज उपलब्ध हो, IPM 205-7 जो विराट नाम से आई है और जो 50 से 55 दिन में आ जाती है और जिसकी उत्पादन क्षमता 1 एकड़ में 7 से 8 कुंटल पर एकड़ है। तो मूंग में जो है 3-4 किस्मों का उपयोग करें। उड़द में IPU 94-1 है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। शेखर 2 है, इसका उपयोग कर सकते हैं। और नहीं तो जो भी किस्म आपके यहाँ होती है उसका उन्नत बीज और बीज उपचार आवश्यक है इसमें। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि फलों के उत्पादन में कुछ बातों का सावधान रखें तो अच्छा उत्पादन मिल सकता है। सब्जियों में किन बातों का ध्यान रखें? सब्जियों में थोड़ा सा किसान भाई जो कीटनाशकों का उपयोग करते हैं उसमें बहुत सावधानी रखना है, क्योंकि आजकल बहुत महंगे कीटनाशक आ रहे हैं और हम जब लगातार यदि कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें भी हमको बदल बदल के उपयोग करते रहना है। और जो जिनके वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, जिनका असर ज़्यादा दिनों तक होता है, उन दवाइयों को कम से कम उपयोग करना है। तो इससे हमारी कीटनाशक पे लागत भी कम होगी। तो इसके लिए हमारे किसान भाई किसान कॉल सेंटर
1800-233-4433 इस पे संपर्क कर सकते हैं। जिले में कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, कृषि विज्ञान केंद्र है। तो कृषकों से ये अनुरोध है कि वे जानकारी लेके ही दवाइयों का उपयोग करें। डॉक्टर साहब ये फ़ोन नंबर फिर से बता दीजिए आप। जी, किसान कॉल सेंटर का नंबर लिख लें आप 1800-233-4433 और दूसरा नंबर है 1800-180-1551 1800-180-1551 1551। डॉक्टर साहब हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपका फ़ोन नंबर भी आप बता देंगे, अपना मोबाइल नंबर, तो किसान भाई सीधे आपसे संपर्क कर सकते हैं। सभी किसान भाई जो है नंबर आप लिख सकते हैं। डॉक्टर स्वप्निल दुबे, कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन 9826499725 99725 725 आखिरी है। डॉक्टर साहब से आप फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर साहब खास सलाह क्या है इस समय को देखते हुए किसान भाई? थोड़ा सा मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसका भी विशेष ध्यान रखें। आने वाले कुछ दिनों में कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना है, तो उसको देखते हुए अपने गेहूं में पानी की व्यवस्था रखें। गेहूं की गबोट अवस्था और दाने पड़ने की अवस्था में जो है NPK खाद का घोल बना के हम छिड़काव कर सकते हैं। चने में इल्ली का नियंत्रण करें और जहाँ पे मसूर तिवड़ा लगी है वहाँ पे माहू के लिए जो है या तो हम राख का उपयोग करें या जो है मीडाक्लोपिड का उपयोग करें। तो और ग्रीष्मकालीन जो है उसमें हम जो है भिंडी का उपयोग कर सकते हैं और मूंग की खेती जो है कर सकते हैं। और कद्दू वर्गीय फसलों में जो है ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, गिलकी, तरबूज, इसकी हमारे किसान भाई तैयारी करें। और किसान भाइयों को हम बताना चाहेंगे कि अभी आपके लिए कई अच्छे कार्यक्रम आने वाले हैं। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ओर से एक शून्य बजट खेती पर प्रशिक्षण हो रहा है 11, 12, 13 को भोपाल में। आप अपने उप संचालक कृषि से संपर्क करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। दीनदयाल शोध संस्थान सतना चित्रकूट की ओर से भी एक बड़ा कार्यक्रम 24, 25, 26, 27 में हो रहा है चित्रकूट में, वहाँ पर भी आप भाग ले सकते हैं। और 1, 2, 3 तारीख को यहाँ भोपाल में भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा, कृषि मेले का आयोजन होगा, तकनीकी मेले का आयोजन होगा। इन सभी कार्यक्रमों में आप आमंत्रित हैं। और किसान भाइयों, आज की सलाह ज़रूर ध्यान रखिएगा और इसको खेती में ज़रूर अपनाइएगा। स्वप्निल दुबे साहब, धन्यवाद आपका, और किसान भाइयों से हम आज्ञा लेते हैं। नमस्कार।